42 देवास में अंतिम बार। अदृश्य महापुरुष ने महाराज श्री से कहा था कि तुम्हें एक बार देवास और जाना पड़ेगा, तो आपने भी देवास जाने का मन बना लिया। उधर देवास से भक्तों शिष्यों के बार बार आग्रहपूर्वक संदेश प्राप्त हो रहे थे कि महाराज श्री यहाँ पधारे। देवास से आए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। एक साथ इतना लंबा समय कभी बाहर रहे नहीं थे। उन दिनों कोई भी रेलगाड़ी देवास तक दिल्ली से सीधी नहीं जाती थी। नागदा तथा उज्जैन में बदलना पड़ता था। इसलिए कार्यक्रम ऐसा बनाया गया कि नागदा से ही कार द्वारा सीधे देवास पहुंचा जाए। महाराज श्री को लेकर जब मैं नागदा में उतरा तो कार वहां प्रतीक्षा कर रही थी। हम देवास पहुंच गए। आश्रम के सामने खड़े होकर महाराज श्री ने आश्रम को प्रणाम किया। कहा, मैं फिर आ गया हूँ। जब सभी लोग दर्शन लाभ कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो महाराज श्री ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, मैं यहाँ से जैसा गया था अब वैसा नहीं हूँ। इस बात को आप सब लोगों ने भी मेरे चलने, बोलने तथा बैठने का ढंग देखकर अनुभव कर लिया होगा। शरीर में कब क्या परिवर्तन हो जाए इसको कोई नहीं जानता। हमने सात्विक तथा संयत जीवन बिताया, फिर भी यह अस्वस्थता प्रकट हो गई। यही सब प्रारब्ध के खेल हैं। सबको भोगना पड़ता है। हमें इसमें कोई प्रकार की कठिनाई नहीं है। मन प्रसन्न है। अब आप लोगों से मैं अधिक बात नहीं कर सकूंगा। आप लोग भी अपना प्रारब्ध शांति तथा प्रसन्नता से भोगने के लिए मन को तैयार करो। अधिक से अधिक समय साधन में व्यतीत करो। साधन में ही मनुष्य जीवन का महत्व छिपा है। साधन ही जीवन का सार है। इतनी बात करने से अब मैं थक गया हूँ। सब लोग प्रणाम करके दूर हट गए। महाराज श्री को सहारा देकर मैं उन्हें उनके कमरे में ले गया तो उन्होंने कहा, पिछली बार जब मैं देवास से गया था तो सोचा था कि अब संभवतः फिर यहाँ आना नहीं होगा, किंतु अभी प्रारब्ध में यहाँ का अन्न जल ग्रहण करना लिखा था तो एक बार फिर आना पड़ा। अब देवास के प्रति पहले जैसा अपनत्व अनुभव नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि किसी जगह आकर मुकाम कर लिया है। मन की अवस्था की ही तो सारी बात है। प्रश्न पहले तो इधर उधर घूमकर जब आप वापस देवास आते थे तो कहा करते थे कि घर वापस आ गए। जैसा आराम घर में है कहीं नहीं। महाराज श्री वह बात उस समय की परिस्थिति तथा चित्त की अवस्था के अनुसार थी। साधु तथा संसारी में यही अंतर है। संसारी अंत समय तक घर को घर समझता रहता है, किंतु साधु जब किसी स्थान से मन को हटा लेता है तो फिर उसका विचार भी नहीं आता। अब आश्रम की सारी व्यवस्था बदल दी गई थी। महाराज श्री के दर्शनों के लिए 1 घंटे का समय निश्चित कर दिया गया था ताकि उन्हें अधिक से अधिक आराम मिल सके। बाहर से आने वाले सज्जनों पर भी यह नियम लागू कर दिया गया था। एक प्रश्न यह था कि ऐसा क्या कार्यक्रम बनाया जाए जिससे लोग उलझे रहें। महाराज श्री का सत्संग करने का प्रश्न ही नहीं था। कुछ लोगों ने सत्संग के लिए महाराज श्री के सामने मेरे नाम का सुझाव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसमें कठिनाई यह थी कि मुझे बोलने का एकदम अभ्यास नहीं था। केवल एक बार उज्जैन के साधन समारंभ में बोला था, वह भी डरते कांपते। तब मैं पसीना पसीना हो गया था। महाराज श्री से बात की तो उन्होंने कहा, कुछ भी थोड़ा सा बोल दिया करो, अब आश्रम है तो कुछ तो कार्यक्रम रखना ही पड़ेगा। मैंने नारद भक्ति सूत्र पर बोलना आरंभ कर दिया। यह मेरे जीवन का पहला सत्संग था। एक दिन कहने लगे, अब अदृश्य महापुरुषों का आना जाना कुछ अधिक हो गया है। अंतिम समय है न, किंतु यह अंतिम समय तो संसार की दृष्टि से है। जगत की खिड़की में खड़े होकर देखो तो जीव जाता दिखाई देता है। महापुरुषों की खिड़की में खड़े होकर देखो तो आता हुआ दिखाई देगा। प्रश्न में इस बात को समझ नहीं।
महाराज श्री, अरे भाई, सीधी सी तो बात है। शरीर छोड़ने पर जीव जगत से अदृश्य हो जाता है, अर्थात जगत से चला जाता है। किंतु जहाँ हमारा आसन खाली पड़ा है, वहाँ के महापुरुष हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह आने जाने की भावना इस बात पर आधारित है कि किसकी कैसी तथा कहाँ स्थिति है। माया की खिड़की से दृश्य अलग दिखाई देता है। माया से अतीत खिड़की सारे दृश्य को बदल देती है। दृश्य तो वही है, किंतु मनुष्य किस कोण पर खड़ा है, उससे अंतर आ जाता है। प्रश्न, महापुरुष आकर कोई बात भी करते हैं क्या? महाराज श्री पहले की अपेक्षा कुछ अधिक बात करते हैं। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हंसते हैं। प्रश्न, क्या आगाशा भी आए? महाराज श्री थोड़े गंभीर होकर, ऋषिकेश में तो नहीं, पर यहाँ एक बार आए थे। कह रहे थे कि 7000 वर्ष हो गए आप उस उच्च अवस्था में हमारे साथ थे। अब भी आपका स्तर तो वही है, फिर भी शारीरिक सीमाओं का बंधन तो है ही। मैं आपको बधाई देने आया हूँ कि अब यह बंधन टूटने वाला है। मैंने धन्यवाद कहा। मैंने कहा, आपके लिए तो यह प्रसन्नता का अवसर है, पर हम लोगों के मन पर क्या बीत रही है, यह हम ही जानते हैं। महाराज श्री, यह तुम लोगों की अज्ञानता है। प्रसन्न होने के स्थान पर शोक कर रहे हो। अच्छा, यह बताओ, तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं? उत्तर, जब आपका आदेश है तो कैसे कह सकता हूँ। महाराज श्री, कम से कम 15-20 वर्ष तक किसी से कुछ बात नहीं करना। जगत का काम निरर्थक वाद विवाद करना है। इस वाद विवाद से किसी को कुछ मिलता नहीं, फिर भी किए जाते हैं। 15-20 वर्ष में बात ठंडी हो जाएगी। वाद विवाद में रुचि रखने वाले बहुत से लोग भी काल के गाल में समा जाएंगे। मैंने कहा, एक ओर आप जाने की बात करते हैं, दूसरी ओर लोगों के उपचार विषयक सुझावों पर विचार करते हैं। यह परस्पर विरोधी बातें नहीं क्या? महाराज श्री, देखने में तो विरोधी ही है, किंतु कौन निरर्थक वाद विवाद में पड़े। लोगों को भावी घटनाक्रम का कुछ पता नहीं, इसलिए वह अपने मन के अनुसार योजनाएं बनाते हैं। फिर जिससे जैसी सेवा लेनी है, उसका भी लेन देन बराबर करना है। इसलिए हम अधिक उलझन में पड़ना पसंद नहीं करते। महाराज श्री की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें बढ़ने लगी थी। या तो इंदौर से किसी डॉक्टर को बुलाया जाता था, या उन्हें इंदौर ले जाया जाता था। इसलिए इंदौर के भक्तों की ओर से यह सुझाव आया कि क्यों न मुकाम इंदौर में ही रखा जावे। महाराज श्री ने भी विचार कर इंदौर स्थानांतरण की स्वीकृति दे दी। हम लोग इंदौर आ गए। मैं इस बात को प्रत्यक्ष देख रहा था कि यह सब महाराज श्री की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, किंतु महाराज श्री ने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी थी। किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। लोग नित्य नई योजनाएं बनाते, महाराज श्री को इधर उधर भगाते, मैं मौन बना सब सहन करता। संभवतः महाराज श्री की ही कोई योजना चल रही थी। वह सबके साथ अपना लेन देन समाप्त कर रहे थे, अन्यथा इसके लिए उन्हें फिर से जगत में आना पड़ता। इसी बात को सोचकर मैं भी चुप था। इंदौर में भी खाली तथा खुली जगह पर्याप्त थी। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, उनके कारण अन्य बड़े डॉक्टरों तक भी पहुंच थी। उपचार की व्यवस्था तो ठीक थी, किंतु महाराज श्री का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से भी कष्ट होने लगा था, किंतु महाराज श्री सब शांतिपूर्वक सहन कर रहे थे। मुंह से एक बार भी हाय नहीं निकली थी। चेहरे पर हरदम वही मुस्कान, बात में वही गंभीरता। एक सज्जन नित्य प्रति मराठी की गीत रामायण के 2-1 भजन सुनाते थे। सन 1969 की गुरु पूर्णिमा महाराज श्री ने इंदौर में ही की। मना करने पर भी कई लोग पूजन दर्शन के लिए आ गए थे। महाराज श्री ने कोई प्रवचन नहीं किया, केवल मेरा आशीर्वाद है
इतना ही कहा। अब तक प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत काफी बढ़ गई थी, जिसके लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलवाया गया। उसने कहा कि इन्हें दिल्ली ले आया जाए तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा। आता महाराजश्री को दिल्ली ले जाया गया। एयरपोर्ट पर देवास तथा इंदौर के सभी भक्त उपस्थित थे। काफी भावनामय दृश्य था। महाराजश्री अब यहाँ से अंतिम विदाई ले रहे थे, किंतु सभी उनके लौट आने की आशा लगाए थे। पर जो होना होता है वही होता है। जब हवाई जहाज उड़ने को हुआ तो महाराजश्री ने हाथ हिलाकर सबसे विदा ली। हवाई जहाज में मैं महाराजश्री की पास वाली सीट पर बैठा था। वे कुछ अनमने से दिखाई दे रहे थे, जैसे यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। क्या पता उस समय किसी की बात सुन रहे थे या कहीं घूम रहे थे। कोई 2.25 घंटे की उड़ान थी। दिल्ली में अनुमति लेने से कार हवाई जहाज तक आ गई हुई थी। कार में बैठे और सीधे नर्सिंग होम चले गए। कमरा पहले से ही सुरक्षित था। महाराजश्री ने कहा, किसी हॉस्पिटल में प्रवेश का जीवन में यह प्रथम तथा अंतिम अवसर है। यहाँ कितनी साफ सफाई है, किंतु उसके पीछे कैसी भयानकता छिपी है। सारी दुनिया ऐसी ही है।